अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उसके पहले ना एक चीज़ आप सबको ज़रूर बोलना चाहूँगा। इस मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं जो पैसा नहीं बना पाते हैं। पहला वो इंसान जो अपने लॉस को रिकवर करना चाहता है और दूसरा वो इंसान जिसको बहुत ही क्विक पैसा चाहिए। ये बात ध्यान रखना। ये दो वो इंसान हैं जो पैसा नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? ध्यान रखना, अगर आप लॉस रिकवरी के पीछे रहोगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपने उस पूरे लॉस को कहीं ना कहीं एक ही ट्रेड में लेने की कोशिश करोगे, एक ही ट्रेड में बोलोगे कि रिकवरी हो जाए, तो वो कभी हो नहीं पाएगी। ध्यान रखना। तो इसीलिए जो लॉस हो गया उसे भूल जाइए और आगे एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप कीजिए। मुझे 3% चाहिए, मुझे 4% चाहिए, इस तरह से एक नई जिंदगी मैं शुरू करूंगा। ध्यान रखिएगा। और जो क्विक पैसा चाहते हैं वो इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि भी ये लोग भी एक ही ट्रेड में पैसा बनाना चाहते हैं, एक ही झटके में जो है वो सारा पैसा जो है मार्केट से लेना चाहते हैं। तो मार्केट ऐसा होती नहीं है। अगर एक ही दिन के अंदर सारा पैसा आ जाए तो मार्केट एक ही दिन के लिए ट्रेड होना, रोज क्यों ट्रेड होती है? तो मार्केट एक ऐसा कुआं है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो रोज आहिस्ता आहिस्ता बाल्टी निकालना सीखिए, अपने अंदर पेशेंस लाना सीखिए, तो ही मार्केट आपको पैसा देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड स्टॉक के ऊपर टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इस स्टॉक में, या फिर आपने कोई रणनीति बनाई हुई है स्टॉक के लिए, या फिर आप लेकर बैठे हुए हैं, तो ही इस वीडियो को देखना। अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। हम इस स्टॉक के अलावा और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाले। हाँ, इन चीज़ों को करते हुए हम लोग सीखेंगे ज़रूर, एक लर्निंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता दूं, पिछले 2 दिनों में हमने 15% से ज़्यादा का रिटर्न बनाया है। और वो रिटर्न बनाया था जो हमने आपके साथ अपनी पोजीशन शेयर की थी। जो स्टॉक पिछले 2 दिनों में हमने उठाए वो दोनों के दोनों चल गए हैं। आप चाहे तो उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता मेरी पोजीशन कहाँ पे देखी जाती है, मेरी पोजीशन देखी जाती है एनालिस्ट साजन चैनल के ऊपर। टेलीग्राम का चैनल है, स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करके आप आ सकते हैं या फिर सर्च करके भी आप आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अभी स्टॉक की। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगा फंडामेंटल, और फंडामेंटल में सबसे पहले चेक करना चाहूँगा प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग एक ऐसी होल्डिंग होती है जिसको समझ लीजिए एक स्टॉक की, एक कंपनी की जड़ पता होती है कि आने वाले समय में कंपनी क्या करेगी, क्या प्लान है, क्या नहीं है ना, अच्छी है, बुरी है, वो सब कुछ पता होता है क्योंकि इसी का तो पैसा होता है मेन। तो प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा 50% से अबव होनी चाहिए। तो इसके अंदर होल्डिंग कितनी है? 38 थी, 38.06 हुई, 37.74 हुई, 37.7 हुई और अब जाके 29.97 हो गई है। इसी के साथ इस कंपनी ने अपने 20% के करीब अपने शेयर प्लेज किए हुए थे, यानी कि 37 में से 19-18% तो इन्होंने प्लेज किया था। और प्लेज करने वाली कंपनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो प्लेज किया हुआ पैसा कहाँ यूटिलाइज्ड हुआ है, अगर वो पता चले तो अच्छी भी हो सकती है। लेकिन आपको पता नहीं है तो आप अच्छी भी कह सकते हो, बुरी भी कह सकते हो। लेकिन होल्डिंग आप लोग देख सकते हो कि अब इन्होंने अपने प्लेज को छुड़वा लिया है और 29% के करीब करीब इनकी होल्डिंग है, यानी कि कंपनी कुछ अच्छा सोच रही है। क्योंकि अगर अपना पैसा छुड़वा रही है तो यानी कि पैसा आया है तभी छुड़वाया है, जिसका पैसा लिया होगा उसको पैसा वापस दिया है, या फिर इसको कुछ अच्छा दिख रहा है तभी इन्होंने छुड़वाया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। इसी के साथ हम लोग जब 50% की होल्डिंग नहीं गेन कर पाते, नहीं देख पाते हैं प्रमोटर की, तो फिर हमारी नज़र जाती है एफआईस और डीआईस के पास, क्योंकि ये दो एक ऐसे प्लेयर होते हैं जो एक स्टॉक को चला सकते हैं। और तीसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड होता है। तो क्या इनकी और इनकी होल्डिंग मिला के 50% होती है? क्योंकि यार एक स्टॉक में जो पैसा है ना, बड़ा पैसा हमेशा बड़े पैसे का ही होना चाहिए, बिग प्लेयर का। तो एफआईस, डीआईस, प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, यही 4 तो होते हैं बड़े प्लेयर। तो अगर आप एफआईस की होल्डिंग देखोगे तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि एफआईस इसमें एक्टिव हुए हैं और 0.98 आप कह लीजिए 1% के हैं। तो इनके पास थी 29.97 और अब हो गई इनकी भी कुल मिला के आप कह लीजिए 1% की होल्डिंग, तो हो गई टोटल 31%। अब भी हमारा 50% पैसा जो है वो बड़े प्लेयर के पास नहीं है। लेकिन जब हम नज़र मारते हैं डीआईस के ऊपर, तो डीआईस ने अच्छा खासा माल बेचा है, यानी कि जो प्रमोटर ने माल बेचा वो किसने खरीदा? वो डीआईस ने खरीदा है। तो डीआईस इसके अंदर बैठे हैं। तो यानी कि 31 प्लस आप जो 9% की होल्डिंग आप 10% की कह लीजिए, यानी कि
41 के करीब करीब होल्डिंग जो है वो बड़े पैसा इसमें लगा हुआ है। चलो इतना तो है कि भैया एफआईज डीआईज बड़ी रिसर्च करते हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। इसी के साथ अगर हम पब्लिक के अंदर देखें तो पब्लिक में यहाँ पर 59% की होल्डिंग है, जो कि बड़ी ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक लेके बैठी है। लेकिन पब्लिक में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो बड़ा पैसा लेके बैठे होते हैं, करोड़ों 2 करोड़, उनकी भी रिसर्च होती है। पब्लिक में भी बड़े सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनकी होल्डिंग हम ज़रूर देखना चाहेंगे। तो पब्लिक की होल्डिंग 2% की है। इसका मतलब ये है कि जो 56% पैसा है वो छोटे प्लेयर्स का लगा है। तो छोटे प्लेयर कभी भी एक स्टॉक को मैनिपुलेट या पुश नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि भैया तकरीबन 42 से 43% पैसा जो है वो बड़े पैसे का है। चलो बहुत अच्छी बात है, 50 तो नहीं, हम 43 ज़रूर कहेंगे, ठीक है। कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिल ही रहा है। चलिए डीआईस के अंदर देखते हैं कौन इसको होल्ड करता है। आईसीआईसी बैंक के पास ही भैया यहाँ पर 7% से ज़्यादा की होल्डिंग इसके पास है, ये बात ध्यान रखिएगा। एफआईस में देखेंगे तो शायद डेटा ना शो करे, नहीं है। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं कर रहा, बट म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है और 22 म्यूचुअल फंड आए हैं, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होगी, या फिर अभी इनकी रिसर्च में आ रही है। जिस तरह कहते हैं ना, कल एक मैंने स्टॉक आपके साथ एनालाइज किया, तो आहिस्ता आहिस्ता करके कंपनी जो है वो नज़रों में आती है, और जो मैंने कल आपके साथ किया उसके ऊपर किसी की भी नज़र नहीं है 3P लैंड की, और कंपनी अच्छी खासी है। इसको आप ज़रूर एनालिसिस देखिएगा। तो होता क्या है, टाइम के साथ जब लोगों को पता चलता है, बड़े प्लेयर को पता चलता है, वो लोग भी आ जाते हैं। फिर कहते हैं ना बरसाती डड्डू निकल कर आ जाना, तो वैसा होता है। जब एक स्टॉक चलना शुरू होता है फिर सारे ही आ जाते हैं, और जब नहीं चल रहा होता तब कोई भी नहीं आता। नज़र आनी चाहिए ना, तो अभी आप कह सकते हो सकता है कि भैया इनको पता ही नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर हम रेवेन्यू में। कंपनी का रेवेन्यू जब देखें तो भैया यहाँ पे हज़ारों करोड़ों में रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, और 64, 70, 72 रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए नेट प्रॉफिट को देखते हैं, कंपनी कमाती कितना है। भैया कंपनी ने लास्ट प्रॉफिट किया था 2020 में, और 2020 के बाद कंपनी अभी भी लॉस में चल रही है। ध्यान रखिए, कंपनी का रेवेन्यू 2021 में भी बढ़ा था, 22 में भी बढ़ा, बट प्रॉफिट तो बढ़ा नहीं, प्रॉफिट तो उल्टा लॉस में चल रही है कंपनी। तो पैसा फिर कहाँ जा रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। इसी के साथ हम कंपनी का कर्जा देखेंगे। कंपनी के ऊपर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे 220 की हो गई थी, अब तो नेगेटिव हो गई है 12 की। लेकिन ये कर्जा है, मैं आपको इसकी रेशो में बताना चाहूँगा कितना कर्जा है। रेशो में समझिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप इसकी कहाँ गया, कंसोलिडेशन पे क्लिक करते हैं और रेशो में आप लोग समझोगे तो इसकी, जस्ट वेट कीजिएगा, हाँ ये रही आपकी डेप्ट टू इक्विटी रेशो। तो ये तो भैया 12.8 में है, तो काफ़ी बड़ा कर्जा तो इनके ऊपर ज़रूर है, इस बात का ध्यान रखिए। यानी कि भैया जेब से भी लग चुके हैं और कर्जे वाला पैसा भी लग चुका। होता है ना कि भैया अपने तो लगा ही चुके हो, लेकिन जो लोन लिया था वो भी लगा चुके हैं ये पैसा, तो इनके पास पैसा है ही नहीं दरअसल देखा जाए तो। कर्जा बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए इसकी बुक वैल्यू भी हम लोग ज़रूर देखेंगे कि भैया कल को बेच बूझ कर अगर कंपनी निकलती है तो कितना पैसा मिलेगा। ये रहा, यानी कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला। चलिए ये तो हो गई। अभी तक हमें 2 ही चीज़ें देखने को मिली हैं इसके अंदर। पहली ये कि रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट कर रही है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉफिट आना बहुत ही ज़रूरी है। बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं और बैलेंस शीट के अंदर हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट ज़रूर दिखाना चाहूँगा इस कंपनी की। देखिए कंपनी की जो सेल्स हैं वो 1895 करोड़ की है, 1429 करोड़ की, 1900, ये क्वार्टर दर क्वार्टर है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे क्वार्टरली बेसिस पे सितंबर 2023 में अच्छी खासी सेल इस कंपनी ने की है, इस बात का ध्यान रखिए। एनुअली बेसिस पे देखते हैं सारी चीज़ें, तो एनुअली बेसिस पे यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, पहले 10,000 थी, फिर 7,000, फिर 64, फिर 7,000, फिर 72। एनुअली बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले 3 सालों से इंक्रीज हो रही है। ये वही है, ये रेवेन्यू ही है जो मैंने आपको दिखाया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, अदर इनकम ये रही, ठीक है। अब देखो यार, इतना बड़ा पैसा है इनके पास, इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, लेकिन लॉस में है। लॉस की वजह बताता हूँ, ध्यान रखना। अब चीज़ों को समझना, जो बताऊंगा उन चीज़ों को समझना। यहाँ पर देखिए इनका खर्चा कितना है, 7220 का। 7220 सेल्स कितनी हुई, 7263 की, खर्चा कितना हो गया, 7220 का। देख रहे हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए
कि इनका खर्चा देखिए कितना ज़्यादा है। देखिए इसी के साथ आपको एक चीज़ और देखनी चाहिए कि इनको इंटरेस्ट देख रहे हो, ये 1035 करोड़ का इंटरेस्ट है। ये क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर कर्जा बहुत ही ज़्यादा है। जब तक ये इंटरेस्ट कम नहीं होगा ना, ये इतनी बड़ी सेल्स करने का कोई फायदा नहीं है इनको, है ना। अब देखना ये होगा कि क्या ये अपने कर्जे को कम करते हैं, क्योंकि जो इन्होंने लोन लेके रखा है, जो कर्जा लेके रखा है, कहीं ना कहीं ये उसी का इंटरेस्ट है जो इनको देना पड़ रहा है। तो लोन को अगर ये कम करेंगे तो ही ये इंटरेस्ट कम होगा, अदरवाइज ये इंटरेस्ट कम नहीं होने वाला है। लेकिन आपको एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, 2557 से ये कर्जा शुरू हुआ था, आज 1035 आ गया, यानी कि कंपनी काम कर रही है और अपने कहीं ना कहीं कर्जे को खत्म जो है वो जरूर कर रही है। चलिए मैं आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट के ऊपर लेके चलता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो, कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस कुछ भी नहीं है। पहले प्लस में हुआ करता था, अब ये भी खत्म हो चुका है, जेब से भी पैसे लग चुके हैं, उल्टा और देनदारी बन चुकी है। 490 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि मार्केट कैपिटल को ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये देख रहे हो 13,165 करोड़ की, ये है जो इसको प्रॉफिट में नहीं आने दे रही। यानी कि कंपनी ने हद से ज़्यादा कर्जा लेके रखा है, जिसका इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ रहा है। रेवेन्यू तो अच्छा खासा है, लेकिन इसीलिए इनका जो खर्चा है, जो टैक्स है, वो बड़ा ज़्यादा है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि इस कंपनी ने अपने कर्जे को 24,000 करोड़ से 16,000 लाया, फिर 15,000 लाया, फिर 15,140 और अब 13,000। कंपनी कहीं ना कहीं अपने कर्जे को ख़त्म कर रही है, इस बात पे ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस बात में ज़रूर तवज्जो देना चाहूँगा, यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि क्या अपनी कंपनी कर्जा ख़त्म कर रही है। देखिए आने वाले समय में अगर ये कर्जा और भी कम होता आ गया, कहीं 7-8 हज़ार करोड़ पे आ गया, 6,000 करोड़ पे आ गया, तो कहीं ना कहीं कंपनी ये प्रॉफिट में आ जाएगी। तो हमें इसके अंदर एक ही चीज़ फोकस करने वाली है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसका इंटरेस्ट बड़ा कम होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है, इसके ऊपर इंटरेस्ट बड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी आगे सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो अगर आपका इसको फंडामेंटल देखना ही है तो ध्यान रखिए, इस कर्जे को थोड़ा सा कम होने दीजिए, फिर आपको इसके अंदर बहुत अच्छा रिटर्न भी ये कंपनी देने के लिए तैयार हो जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी की कुछ अच्छी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। कंपनी के पास देखिए इन्वेंट्री होता है, जो इनका स्टॉक है वो 15,208 करोड़ का है, ये बहुत अच्छा है। ट्रेड रिसीवेबल ये 2412 करोड़ का इनके पास पैसा आने वाला है। इसके अलावा जो कैश है कंपनी के पास वो 496 करोड़ की है, और ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में इस कैश को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 664 थी, फिर कम हुई, फिर अब थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है। तो भैया कंपनी एक चीज़ जो पॉजिटिव है वो ये है, और दूसरा कंपनी लोन को ख़त्म कर रही है। तो दोस्तों एज पर बैलेंस शीट, एज पर रेवेन्यू, मेरा ऐसा मानना है कंपनी का कर्जा खत्म होना चाहिए। अगर कर्जा आने वाले 2-3 साल में कंपनी खत्म करती है और नीचे 7-8 हज़ार पे आ जाती है, तो आने वाले समय में इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एक बेट लगाना सही हो जाएगा। अभी के हिसाब से बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, अच्छा फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा है। कर्जा खत्म होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी कंपनी काम कर रही है। पॉजिटिव पॉइंट ये दिखा कि कहीं ना कहीं कंपनी का अपना जो कर्जा है उसको खत्म करने की कोशिश में है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन कर्जा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस की मैं बात करूं उसके पहले मैं बता दूं कि हमने टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक चैनल शुरू किया है, मनी मेकर RS। इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अभी तक मैंने 16 वीडियोस पोस्ट कर दी हैं, आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो। अब आ जाते हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स में। दोस्तों जिस तरह से ये स्टॉक भाग रहा है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्टॉक 41 रुपये से लेके 28 रुपये 95 पैसे तक जाएगा। इस स्टॉक में सेफ बेट होगी जब ये 41 रुपये 70 पैसे के ऊपर निकलेगा। ध्यान रखना, इसको समय लगेगा अभी यहाँ तक आने में, हो सकता है एकदम से भी आ जाए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये स्टॉक 28 रुपये 95 पैसे से लेके 41 रुपये 70 पैसे के बीच में, जैसे इसने यहाँ पे ये कंसोलिडेशन की है, ये कंसोलिडेशन क्या होती है इस चैनल पे सिखाया गया है, ज़रूर देखिएगा।
इसी तरह का एक पैटर्न अगर ये यहाँ पे बना के चलता है और उसके बाद 41 रुपये 70 पैसे के ऊपर निकल जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। उस केस में इस स्टॉक को 88 रुपये 70 पैसे जाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा, इसको जाना ही जाना है फिर। और उसी के साथ इसको 161 रुपये भी जाना होगा। लेकिन ध्यान रखना 41 रुपये 70 पैसे ये महंगा नहीं होगा। लोग सोचेंगे डबल हो गया, ये हो गया, नहीं, यहीं से तो सही पिक्चर शुरू होगी। तो यहाँ पे जब ये आएगा थोड़ा सा इसका उस टाइम पे कर्जा देखिएगा, थोड़े से फंडामेंटल पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए इनके, सिर्फ उनके ऊपर ध्यान रखिए और देखिए क्या वहाँ पे कोई पॉजिटिविटी है क्या यहाँ से ये कंसोलिडेशन करने के बाद। क्योंकि जब ये यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करेगा 1-2 साल तो वहीं पे आपको दिखेगा कर्जा कम हो रहा है या नहीं। अगर कर्जा कम होता हुआ दिख रहा है समझ लो ब्रेकआउट ऊपर की साइड ही आने वाला है और 161 की तैयारी हमको करनी है। अभी के हिसाब से इसका 28 रुपये 95 पैसे का टारगेट है और दूसरा 41 रुपये 70 पैसे का भी टारगेट है। लेकिन यहाँ इस लेवल पे लेना रिस्की रहेगा क्योंकि जो रैली है वो 10 रुपये 45 पैसे से शुरू हो चुकी है। आप लोग लेट हो चुके हो, लेके रखा हुआ है तो 28 रुपये 95 पैसे जाने के लिए तैयार रहिए। नीचे की तरफ कहाँ लेना चाहिए या फिर कहाँ पे एवरेज करना चाहिए, देखिए फंडामेंटली कंपनी अच्छी नहीं है क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। हाँ, कर्जा खत्म करती है, आपको दिखता है ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, बट कहीं ना कहीं कर्जा खत्म हो रहा है, इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट में आई है कंपनी। तो उस केस में अगर ये 13 रुपये 10 रुपये 45 पैसे पे मिले तो वहाँ खरीदने की हमें पूरी कोशिश जो है वो करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी अच्छा लेवल है एज पर टेक्निकल लेवल, ये काफ़ी अच्छा लेवल है। लेकिन ये टेक्निकल लेवल तभी काम करेगा अगर फंडामेंटल थोड़े से भी स्ट्रांग होते हैं, तभी हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को और ऊपर की तरफ रैली देखने को मिलेगी। अभी इस लेवल पे लेना रिस्की है, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ये भागेगा, ये होगा, वो होगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उस केस में देखिए है तो महंगा, लेकिन फिर भी आप अपनी कैपिटल का 10% इसमें लगा सकते हैं। अब 10% का क्या मतलब होता है? 10% का ये मतलब है अगर आपने स्टॉक के लिए 1 लाख रुपया रखा था तो आप सिर्फ 10,000 ही लगाइए, ताकि आपको कभी ये रिग्रेट ना रहे कि भैया मैंने इसको छोड़ दिया और ये भाग गया। हो भी सकता है भाग गया, बड़ी बार ऐसा स्टॉक करते हैं कि वो भाग जाते हैं, आपको एंट्री का मौका नहीं देते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ट्रेड लेना है सोच कर समझ कर, क्योंकि पैसा आपका है, तो कभी भी लालच नहीं करना है और कभी भी एक सिंगल स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। हमेशा अपनी कैपिटल को 10 स्टॉक के लिए रखिए और अगर एक स्टॉक लिया है तो वेट कीजिए 9 स्टॉक और लेने का। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैं हर हफ्ते कोई ना कोई स्टॉक खरीदता हूं, कोई ना कोई बेचता हूं, किसी से एग्जिट करता हूं, आपने देखा होगा। तो उसके पीछे यही वजह है कि मेरे पोर्टफोलियो में मिनिमम 15 स्टॉक तो रहते ही हैं। ठीक है, कभी कोई निकल जाता है, कभी कोई आ जाता है, कोई निकल जाता है, कोई आ जाता है, तो हमेशा अपनी कैपिटल को डिवाइड करके रखें। दोस्तों, अगर लगा है आपको ये वीडियो अच्छा तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रख सकते हैं। अभी तक वीडियो को देख रहे थे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है।